एक पहाड़ी गांव का मंजर तस्वुर करें। पथरीले रास्ते, सादा घर और सुबह का धुंधला सा नूर। एक नौजवान लड़का गांव के स्कूल से निकलता है। उसके हाथ में किताब है और आंखों में एक सवाल, इंसाफ क्या है? वही लड़का बाद में पूरे बड़े सगीर के नाम नहाद फ्रंटियर यानी सूबाई सरहद के आवाम लोगों की आवाज बनेगा। लोग उसे कहते हैं बाचा खान, एक ऐसा लीडर जब दूसरे हथियार उठाने का कह रहे थे, उसने हाथों में किताब और अमन थामने का दर्ज दिया। आज की वीडियो उसी मर्द गैरत और अमन की तलाश का सफर है। हम जानेंगे उनकी जदोजहद, उसके पीछे फैसले और मुल्क और कौम के लिए सोच के वो पहलू जो आज भी बहस का बाइस है। और एक सवाल जिसका जवाब आज भी अक्सर लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बाचा खान का तर्ज अमल आज के दौर में क्या मुमकिन है। जानते हैं आज की वीडियो। बाचा खान, जिनका असल नाम अब्दुल गफार खान था, 8 फरवरी 1890 को जिला चासदा में पैदा हुए। आप एक मुअज़्ज़िज़ और बाअसर तरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अपने इलाके के लोगों की माशरती पसमानदगी ने आपके दिल में इस्लाह और तालीम की रोशनी जगाई। नौजवानी में आपने अपनी तालीम मुक़ामी मदरसे से हासिल की, फिर कुछ अरसा ज़मींदारी और फिर कुछ अरसा छोटे मोटे कारोबार से मुंसलिक रहे, जिसके बाद आप समाजी और सियासी शऊर की तरफ बढ़े। 1929 में बाचा खान ने खुदाई खिदमतगार के नाम से एक तारीखी तहरीक का आगाज़ किया। खुदाई खिदमतगार का मतलब खुदा के बंदों की खिदमत करने वाले। ये एक सियासी तहरीक नहीं थी, ये समाजी और तालीमी इस्लाह की तहरीक थी जो बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ अदम तशद्दुद के असूलों पर कायम हुई थी। खुदाई खिदमतगार तहरीक ने तालीम, सफाई, नज़्म ज़ब्त, खुद-ए-नसारी और खिदमत खल्क़ पर मबनी प्रोग्राम शुरू किए। पश्तून माशरे में औरतों, बच्चों और आम लोगों के लिए तालीम और सेहत पर खास जोर दिया गया। तहरीक के अरकान सुर्ख कमीज पहनते थे, जिसकी वजह से उन्हें सुर्ख पोश कहा जाता था। यह एक नज़्म ज़ब्त, अमन और इंसान दोस्ती का गैर मामूली तजुर्बा था। बाचा खान की पूरी तहरीक का मरकज़ अदम तशद्दुद था और इसी असूल ने उन्हें महात्मा गांधी के करीब कर दिया। दोनों में फिक्री एहतराम और रूहानी हम आहंगी थी। गांधी ने उन्हें फ्रंटियर गांधी का लक़ब दिया। लेकिन बाचा खान कहते थे कि मैंने अदम तशद्दुद गांधी से नहीं लिया, ये इस्लाम और पश्तून रिवायात से आया है। गांधी के साथ मुलाकातों और खतूत के तबादलों ने खुदाई खिदमतगार तहरीक को अखलाकी तौर पर बहुत मजबूत बनाया। बाचा खान ने बरतानी हुकूमत के खिलाफ जदोजहद में कांग्रेस के साथ ताउन किया, क्योंकि उनका मानना था कि आज़ादी के लिए मिलकर मुश्तरका जदोजहद करना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन बरसग़ीर की सियासत इंतहाई पेचीदा थी, खुसूसन मुस्लिम लीग और मुत्तहिदा कौमियत बमुकाबला तक़सीम के सवालात। उनका मौक़िफ़ था कि पश्तून अवाम की भलाई, बहबूद और खुद इरादियत को मुक़द्दम रखा जाए। बाज़ औक़ात उनके बयानात को कौम परस्ताना या पाकिस्तान मुखालिफ कहा गया, जब उनके हामी कहते हैं कि वो पश्तून हकूक़ के हक़ीक़ी मुहाफ़िज़ थे, मगर उनके उसूल हमेशा अदम तशद्दुद और इंसाफ के गिर्द घूमते रहे। बाचा खान का वो मशहूर जुमला जो आज भी पश्तून बच्चे बच्चे को याद है कि मैं अपने लोगों को गद्दार नहीं बना सकता, ये जुमला उनके किरदार और अखलाक की गहराई दिखाता है। तक़सीम हिंद एक इंतहाई पेचीदा मरहला था। बाचा खान और उनकी तहरीक ने इब्तिदा में बरतानिया के खिलाफ जद्दोजहद की थी, लेकिन तक़सीम के वक्त दो इंतहाई अहम और बुनियादी सवाल थे। पहला सवाल, क्या पश्तूनों का फ़ायदा हिंदुस्तान के साथ रहने में था या अपनी शिनाख्त और ख़ुद मुख्तारी के लिए अलग रास्ता होना चाहिए था। बाज़ मौरख़ीन लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने हमेशा पश्तून हुकूक़ की बात की और पश्तूनों को जायज़ हक़ देने का मुतालबा किया, जिसकी वजह से उन्हें कई दफ़ा पाकिस्तान मुखालिफ भी कहा गया। हालांकि उनका मुतालबा सिर्फ पश्तून शिनाख्त और जमहूरी हुकूक़ का एहतराम था। वो बाचा खान जो हमेशा अदम तशद्दुद पर यकीन रखते थे। अंग्रेज़ दौर हुकूमत में तो उन्हें खुलकर इज़हार राय की भी आज़ादी थी और एहतजाज करने की भी इजाज़त थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद गिरफ्तारियों और पाबंदियों का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद बाचा खान कई बार गिरफ्तार, नज़रबंद और जलावतन किए गए। उनके ख़ानदान के अफराद जैसे अब्दुल वली खान वगैरह भी सियासी अमल में सरगर्म रहे। वो कई साल अफ़गानिस्तान में भी रहे, जहाँ वो इन्हें इंतहाई एहतराम और इज़्ज़त मिला। उनकी वफ़ात पर अफ़गानिस्तान में कौमी परचम सरनगू किए गए, जो उनकी मकबूलियत का मुँह बोलता सबूत था। बाचा खान मज़हब को अखलाक़ी, मोहब्बत और समाजी भलाई के तनाज़ुर में देखते थे। वो इस्लाम के नाम पर शिद्दत पसंदी के इंतहाई मुखालिफ थे। वो ख़वातीन की तालीम, इस्लाह, मुआशरा और पश्तून रिवायात के बेहतरी के कायल थे। बाज़ रिवायत पसंदाना लोगों ने उसकी खुलकर मुखालिफत भी की। उनका मानना था इस्लाम और जदीद तालीम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। हर बड़े शख्सियत की तरह बाचा खान भी तनकीद से महफूज नहीं रहे। बाज़ लोगों ने कहा उनकी नज़रियात
قوم پرستی پر مبنی تھے اور بعض نے تقسیم ہند کے وقت ان کے موقف کو مفہوم قرار دیا، لیکن بیشتر مورخین انہیں ایک منفرد اخلاقی رہنما اور عدم تشدد کا سب سے مضبوط علم بردار مانتے ہیں۔ تاریخ کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کے ہر فیصلے کو اس وقت کے سیاسی سماجی حالات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ باچا خان 20 جنوری 1988 کو انتقال کر گئے۔ ان کی رحلت پر نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور ہندوستان پہ بھی بے پناہ احترام کے ساتھ رد عمل آیا۔ پاکستان کا وہ ہیرو جس نے نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ جیل کاٹی، وہ اپنی ابدی نیند افغانستان میں سویا۔ ہم نے اپنے ہیروز کی نہ پہلے قدر کی نہ آج قدر کی۔ آج تک ان کا نام لینا، ان کے متعلق بات کرنا یہاں پر ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ ان کی قبر جلال آباد افغانستان میں ہے، ایک ایسی سرزمین پر جہاں پشتون ثقافت ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ آج کئی یونیورسٹیاں، سڑکیں اور ادارے ان کے نام پر قائم ہیں۔ ان کا عدم تشدد کا فلسفہ آج بھی امن کی عالمی تحریکوں کی بنیاد ہے۔ باچا خان کا سفر بتاتا ہے کہ سچائی اور خدمت کا راستہ اکثر تنہا ہوتا ہے، مگر یہی راستہ قوم کی روح بدل دیتا ہے۔ آج کے دور میں شدت پسندی، نفرت اور شناخت کے تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں باچا خان کا سوال آج بھی گونجتا ہے، کیا ہم علم، محبت اور برداشت کو نفرت پر ترجیح دے سکتے ہیں؟ کوشش کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو باچا خان، اپنے اصل ہیروز اور ان کے جد و جہد کے بارے میں بتائیں۔ نہ بابر ہمارا ہیرو تھا، نہ ہی اکبر۔ ہمارا اصل ہیرو ہے باچا خان اور رنجیت سنگھ جیسے لوگ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔